हेलो एवरीवन। जब हमने लास्ट लेक्चर में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में देखा, कंप्लीट डिस्कस किया, उसमें हमने देखा केवल लाइट ही ऐसा नहीं है जिसके पास में केवल वेव और पार्टिकल नेचर होता है, बल्कि जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी के पास में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों चीजें होती है। ठीक है, आज के हम वीडियो में हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो एविडेंसेस कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर रखता है और वेव नेचर रखता है, और दूसरा हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम पहला में एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि वो ये कि इलेक्ट्रॉन है उसके पास पार्टिकल नेचर भी होते हैं और वेव नेचर भी होता है। इसका क्या एविडेंस है हमारे पास में? इसका क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है हमारे पास में कि भाई इलेक्ट्रॉन है उसके पास पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है? तो हम सबसे पहले हम देखते हैं, हम वेव नेचर के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। वेव नेचर है, और वेव नेचर को बताने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आता है जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आता है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ध्यान से समझना है। हालांकि आप अच्छे से इस एक्सपेरिमेंट के बारे में फिजिक्स में भी पढ़ोगे, लेकिन फिर भी हम इसको हल्का सा इसका हिंट देते हैं कि डेविसन जर्मर क्या है या क्या चीज एक्सप्लेन करता है, किस चीज के बारे में बताने की कोशिश करता है। देखो, आपको पता है कि जितने भी हमारे ब्लब्स हैं उन ब्लब्स में हर एक में, जो आप पहले देखते थे जो येलो कलर के आते थे, उनमें टंगस्टन फिलामेंट होती है। ठीक है, जो उसमें ऐसे सर्कल सर्कल से बना होता है, तो उसमें टंगस्टन की फिलामेंट उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से उसमें पहले हम सेटअप देख लेते हैं। इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सामने अप्लाई किया गया, जिसके सामने निकल का एक बॉक्स रख दिया और सामने एक स्क्रीन लगा दी। और स्क्रीन इसलिए लगाई ताकि इसमें से क्या ऑब्जर्व होने लग रहा है, क्या चीज एमिट हो रही है, क्या चीज क्या किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, वो चीज नोटिस करने के लिए हमने सामने स्क्रीन लगा दी। ठीक है, इस टंगस्टन की फिलामेंट से, टंगस्टन होता है उसको हम W से इंडिकेट करते हैं। तो इस फिलामेंट से जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से क्रॉस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होते हैं। फिर जैसे ये निकल की जो प्लेट है, या हम ये कह सकते हैं निकल बॉक्स है, इसके ऊपर जाके जैसे स्ट्राइक करते हैं, तो इसके ऊपर स्ट्राइक करने के बाद ये तुरंत एक पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। इनके अंदर से एक पैटर्न बनता है, और वो किस टाइप का पैटर्न बनता है? वो पैटर्न फॉर्म करते हैं कंसंट्रिक सर्कल्स का। मतलब यहां पे जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे कुछ कंसंट्रिक सर्कल्स की फॉर्मिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कंसंट्रिक सर्कल की एक मतलब हल्की सी इमेज बनती है, इस तरीके से एक पैटर्न बनता है, और वो पैटर्न बिल्कुल मैचिंग होता है एक्स रेज के पैटर्न से। और हमें एक चीज पता थी, एक्स रेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है वो वेव्स की फॉर्म में ही होती है, जहां से हमें ये कंफर्म होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में वेव नेचर रखता है, वेव नेचर रखता है। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था इसके बारे में कि जो चीज इसमें बताई गई थी वो ये थी। ठीक है, हम इससे एक क्योंकि हमने जो पीछे पढ़ा है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में, वहां पे हमने देखा कि लैम्डा होता है, जो वेवलेंथ होता है वो h/p के बराबर होता है। ये हम पीछे पढ़ के हैं, लैम्डा दैट इज वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h/mv। mv बोल दो या मोमेंटम बोल दो, दोनों चीजें एक ही है। अगर यदि हम इसी के साइड में एक चीज और देखें, काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन देखें, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या जानते हो? वो जानते हो हाफ mv²। यही जानते हो, आपने यही पढ़ा है, हाफ mv²। अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो मैं अगर इस फॉर्मूले में m से मल्टीप्लाई कर दूं, m से डिवाइड कर दूं, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे ख्याल से। अगर यदि, क्योंकि अगर किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² तो बना था, m से मल्टीप्लाई कर दिया, m से डिवाइड कर दिया, तो m कैंसिल है, 1 ही बन रहा है। इसका मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब मैंने m से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं हुआ। चलो, यहां से क्या बना? 1/2m इंटू m² इंटू v²। ये निकल के आया, यहां से रिलेशन मेरा ये निकल के आया। 2m को मैं इधर ले आऊं तो मेरे पास क्या बना? ट्वाइस ऑफ m दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m इंटू v का होल स्क्वायर।
और m इंटू वी क्या होता है, दैट इज मोमेंटम। तो p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस m ऑफ काइनेटिक एनर्जी बना, ट्वाइस m ऑफ काइनेटिक एनर्जी बना। तो मैं यहां से मोमेंटम की जगह पे क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये निकल के आ गया। तो मेरे पास इस वैल्यू को उठाऊं और मैं यहां पे पुट कर दूं तो मेरा जो फॉर्मूला है उसी में एक वेरिएशन हो जाएगा और वो ये हो जाएगा वेवलेंथ दैट इज इक्वल्स टू h दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ये बन गया, यही बना है। क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज्ड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज्ड पार्टिकल है और चार्ज है तो इसका मतलब उसके ऊपर क्यू चार्ज है, कोई भी क्यू चार्ज है, मान लो सपोज करो उसके ऊपर क्यू चार्ज है और उसकी वेलोसिटी है वो v है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी, सॉरी वेलोसिटी बोल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी उसकी v है। अगर यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखूं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होती है दैट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इसके बराबर होती है। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आया कि काइनेटिक एनर्जी की जगह पे एक फॉर्मूला दे दो। डेविएशन जर्मर ने एक फॉर्मूला दिया और वो क्या दिया कि हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं किसकी रेस्पेक्ट में, किसी भी इलेक्ट्रॉन की रेस्पेक्ट में, अगर यदि वो वेव नेचर कैरी कर रहे हैं तो उसके साथ में पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन दिया। आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, फिर भी कोई बात नहीं है, आप एक बार नोट कर सकते हो इस चीज को कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या, दैट इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ q दैट इज चार्ज दैट इज v इज द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रेजेंट। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान से देख लेना क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था तो वो पूछ रहे थे कि ये फॉर्मूला या डेरिवेशन किस तरीके से आए, तो इसको ध्यान से समझ रहे हैं। बात क्लियर है? तो इस तरीके से उन्होंने इसको ड्राइव किया कि काइनेटिक एनर्जी होता है वो चार्ज इंटू वेलोसिटी के चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। ये आप अच्छे से फिजिक्स में पढ़ोगे क्योंकि उसमें आता है काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, वहां पे आप अच्छे से पढ़ोगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी, उसको पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलो यहां से तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर कैरी करता है। फिर पार्टिकल नेचर कैसे कैरी करता है? अरे पार्टिकल नेचर के बारे में तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। कहां पढ़ा है, कहां पे पढ़ा है? वो हमने पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, वहां पे हमने पढ़ा था। वहां पे हमने कहां पढ़ा है भाई, इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास में पर्टिकुलर चार्ज होता है, चार्ज वैल्यू होती है जो फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन है उसके पास में E/m रेशियो होता है, मतलब उसके पास में मास बाई रेशियो, इलेक्ट्रॉन चार्ज बाई मास रेशियो होता है, तो इसका मतलब उसके पास में मास भी प्रेजेंट होता है। हमारे पास ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, पार्टिकल भी, और जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं के पास में तो मास होता है, पार्टिकल्स होते हैं उनके पास में तो मास होता है। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं क्योंकि हमने देखा था यूनिवर्स दो चीजों से बना है, एनर्जी और मास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास में E/m रेशियो है, मतलब उसके पास में मास है, मास भी है चार्ज भी है। ठीक है, और वो वैल्यू फिक्स है, तो इसका मतलब इसके पास में पार्टिकल नेचर है। दूसरा हमने ये, चलो ठीक है इस चीज को हम मान लेते हैं कि नहीं भी है, हमें नहीं पता है, लेकिन आपने एक चीज तो देखी थी कि जब हम उसमें जो डिस्कवरी कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था अगर हमने इलेक्ट्रॉन की बीम जब पास कर रही तो उसके बीच में हमने व्हील रख दिया था, तो वो व्हील क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, घूमने लग रहा था, घूमने लग रहा था। वो क्यों कर रहा था, क्यों रोटेट कर रहा था? उसका रीजन यही था, और वो क्या था, क्योंकि ये पार्टिकल का बना है, पार्टिकल का बना है, और पार्टिकल का बना है तो इनके पास में मास है, वेट है, जो उसको रोटेट करवाने लग रहे हैं, घुमा रहे हैं। बात क्लियर है? तो इससे हमें कंफर्म होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पार्टिकल नेचर रखते हैं, जो साथ में पार्टिकल नेचर के साथ में वेव नेचर भी कैरी करते हैं। बात क्लियर है? अब आपके पास में आपको एक काम दिया जाता है, आपको डिफरेंसेस मेंशन करने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और साथ में मैटर वेव्स के बारे में, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, और साथ में जो अभी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनको आपको खुद से मेंशन करने, क्या क्या पॉइंट्स बताए, इनको ध्यान से नोट करना है। अब हम हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या चीज?
देखो अनसर्टेनिटी मतलब मेरे को एक वर्ड यहां से समझ में आ रहा है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि मुझे उसकी पोजीशन को फिक्स नहीं करना है, मुझे पता ही नहीं है, अनसर्टेन है, मेरे लिए कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है। मतलब कैसे नहीं है, देखो उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे नहीं है। यहां से मेरे पास में एक टर्म निकल के आता है जो पहले बोहर ने बोला, बोहर एटॉमिक मॉडल था, वो क्या डिफाइन कर रहा है, वो ये चीज डिफाइन कर रहा है कि भाई एटम में रेडियस उसने बोला फिक्स होता है। उसने दूसरा एक फॉर्मूला दिया जो वेलोसिटी को फिक्स बताता है, वेलोसिटी को फिक्स बताता है, रेडियस को फिक्स बताता है। बोहर के अकॉर्डिंग ये है कि किसी भी एटम में वेलोसिटी भी फिक्स होती है, रेडियस भी फिक्स होती है, एनर्जी तो फिक्स होती है, ठीक है। इसी पे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और वो हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डी ब्रोगले। वो एक बात निकाल के चले जाते हैं, उनके दिमाग में एक चीज आती है, वो कहते हैं कि अगर यदि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम एक्स से इंडिकेट करते हैं, अगर यदि मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करने की कोशिश करता हूं तो मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है। मतलब मैं ये कहता हूं अनसर्टेन होता है, या फिर ये हम ये कह सकते हैं प्रिसाइज वैल्यू नहीं मिलती है। वो ये कह के चले जाते हैं मैं जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एक वैल्यू, जो मैं ये कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन वहां प्रेजेंट होना चाहिए किस हिसाब से, जो ये है बोर कह रहे हैं, उस हिसाब से जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, पोजीशन को, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे वो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं मिलता है। चलो ठीक है, ना भी मिले लेकिन उसका मोमेंटम तो मिलना चाहिए, उसका मोमेंटम तो वहां मिलना चाहिए ना। अब वो मोमेंटम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो भी नहीं मिलता है, प्रेसाइज वैल्यू नहीं मिलती है। मतलब एक तो होता है एक्यूरेट वैल्यू, एक होता है प्रेसाइज वैल्यू। चलो ठीक है, प्रेसाइज उसी के अप्रोक्सीमेट तो हो सकता है, लेकिन वहां भी नहीं होता है। मतलब एक बहुत बड़ा क्रॉस क्वेश्चन बन जाता है, और वो यही बनता है कि भाई अगर यदि ये प्रेसाइज वैल्यू नहीं है तो फिर क्या है, क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ठीक है। चलो इसी चीज को समझाने के लिए हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हिजनबर्ग। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर यदि हम किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, ध्यान से समझना, इसका जो कहने का तरीका है उसको समझने की कोशिश करना है। अगर यदि हम पोजीशन को निकालने की कोशिश करते हैं और वेलोसिटी को निकालने की कोशिश करते हैं तो हम एक टाइम पे, मतलब साइमल्टेनियसली हम एक टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, या हम ये कह सकते हैं डिफाइन नहीं कर सकते। अगर यदि कोई मुझसे पूछे कि उस पोजीशन पे वेलोसिटी बताओ, मुझे पूछे मोमेंटम बताओ, तो साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, या हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। उन्होंने ये बात कह दी, अनसर्टेन वैल्यू आती है। अब वो ये कैसे कह सकते हैं, वो इन्होंने किस बेसिस पे कहा है उस चीज को समझते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर यदि मान लो सपोज करो मेरे पास में कोई भी एक एटम है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है, ये मेरा एटम है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मुझे इसकी पोजीशन को चेक करना है। सबसे पहले तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए इलेक्ट्रॉन के पास में वेव नेचर होता है, तो अगर यदि वेव नेचर है तो इसके पास में वेव भी प्रेजेंट होगी, और वो यही होगी, कुछ ऐसी होगी। अगर यदि ये एटम यहां पे इलेक्ट्रॉन को रख रहा है तो इसकी वेव होगी, और वेव होगी तो हम यहां से यहां तक की आप डिस्टेंस को जो काउंट करते हो, तो इसको आप पढ़ के एक वर्ड आप पढ़ते आए हो जिसको आप बोलते आए हो, दैट इज वेवलेंथ। यही पढ़ते आए हो, पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है, वेवलेंथ बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एक चीज डिफाइन करो, इलेक्ट्रॉन मेरा घूम रहा है, अगर यदि मुझे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी है, वेव है, ये वेव है, इस इलेक्ट्रॉन की वेव है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी हो सकता है, 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 यहां से यहां तक किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। इसके पास में बहुत ज्यादा स्पेस है, यहां से यहां तक का बहुत ज्यादा स्पेस है, कहीं भी हो सकता है। अगर मुझे निकालना है, मैं यहां पे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मुझे यहां मिलेगा? क्योंकि मुझे तो वो यहां से यहां कहीं भी मिल सकता है ना, मुझे यहां पे फिक्स नहीं है कि वो यहीं मिले। बात क्लियर है?
इसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा मैं क्या करूं, क्योंकि जब मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं तो मुझे यहां पे कोई बीम डालनी पड़ेगी जिससे मैं उसको देखूंगा, मुझे कोई लाइट डालनी पड़ेगी जिससे मैं उसको देख रहा हूं। तो ये जो वेवलेंथ है, क्या ऐसा काम करूं इस वेवलेंथ पे कि इलेक्ट्रॉन मुझे थोड़ा नजदीक दिखने लग जाए, मुझे थोड़ा करीब आ जाए, मतलब जिससे इसकी ये जो अनसर्टेनिटी है ये कम हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसी में एक और चेंज कर लेते हैं। और वो क्या चेंजमेंट करते हैं, हम इस वेवलेंथ को घटा देते हैं। हम देखो इस वेवलेंथ को अगर घटा दें तो हमने जैसे इस वेवलेंथ को घटाया, तो अब देखो ध्यान से, अगर मैंने वेवलेंथ को घटा दिया, घटाते ही मेरे पास में वेवलेंथ क्या बन गया, लैम्डा ये बन गया। पहले मेरा इलेक्ट्रॉन इतनी डिस्टेंस में था, अब मेरा इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस में है। मेरे पास कौन सा इजीली डिफाइन करना होगा, आसान होगा, मैं यहां पे डिफाइन कर सकता हूं या यहां पे डिफाइन कर सकता हूं। मेरे लिए यहां पे निकालना बहुत आसान होगा, ताकि मेरे पास थोड़ी जगह हो, इलेक्ट्रॉन घूमता भी दिखेगा तो मुझे पता चले कि हाँ भी कहाँ है, मुझे पोजीशन का कुछ आइडिया हो सकता है। मैं इसकी वेवलेंथ को कम कर देता हूँ। अगर यदि मैं इसकी वेवलेंथ को कम करता हूँ तो एक रिलेशन, ध्यान से समझना है, ये चीज़ समझ लोगे तो आराम से समझ आ जाएगा आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है। ठीक है, कैसे, देखो एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है और एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है, यही होता है। यहां पे मेरी वेवलेंथ बड़ी थी, वेवलेंथ बड़ी थी तो इसका मतलब क्या था, एनर्जी कम थी। अगर मेरी वेवलेंथ मैंने घटा दी, मैंने वेवलेंथ डिक्रीज करते मेरी क्या होगी, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ेगी। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है, क्योंकि जब मैं लाइट सोर्स से डालूंगा, मुझे इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो मुझे इस पे सोर्स से कहीं लाइट डालनी पड़ेगी और इस लाइट के पास में एनर्जी होगी, या हम ये कह सकते हैं इसके पास में वेवलेंथ होगी। तो वो वेवलेंथ कितनी डालूंगा, कितनी मैं इस पे इंसिडेंट करूं ताकि मुझे इलेक्ट्रॉन पता चले, इलेक्ट्रॉन डिफाइन दो, तो मुझे कितनी डालनी पड़ेगी, भाई मैं इस पे शॉर्टर वेवलेंथ डाल दूं ताकि मुझे इसको डिफाइन करना आसान हो। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे शॉर्टर वेवलेंथ डालूंगा, शॉर्टर वेवलेंथ डालते ही मैं एक चीज नोटिस करूंगा कि एनर्जी इसमें क्या लगी है, ज्यादा लग रही है। इस रेडिएशन के पास में एनर्जी कितनी है, ज्यादा है। और जब मैं यहां से माइक्रोस्कोप लगाऊंगा, नोटिस करूंगा, तो मुझे एक चीज देखने को मिलेगी, और वो क्या, इसका जो एक्चुअल पाथ था घूमने का वो ये था, ये वाला। और जैसे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो क्या अब ये इस पाथ में घूमेगा, तो ये क्या करेगा, एक्साइट करेगा, एक्साइट करेगा। जहां इसको घूमना चाहिए था वहां नहीं, अब इसको एनर्जी ज्यादा मिल चुकी है, और जैसे ज्यादा मिली तो उसी टाइम में इसने अपनी वेलोसिटी भी चेंज कर ली, अपनी मोमेंटम चेंज कर ली है। और मोमेंटम चेंज कर ली तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ना तो एग्जैक्ट पोजीशन निकाल सकते हैं। क्यों एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते, कैसे निकालेंगे भाई इसमें एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन तो है ही नहीं। पोजीशन थी जहां पे हम ढूंढ रहे थे, वो तो अपनी पोजीशन बदल के दूसरे जगह पे चला गया और उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो हम ना तो उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं और ना ही उसकी वेलोसिटी, दोनों की दोनों एक साथ में हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। यहीं से हमारे पास हीज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड किस पे, केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऑब्जेक्ट्स पे, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर यदि हम बात करते हैं तो पार्टिकल के पास में मास होता है, बिल्कुल उसके पास में मास होता है, उसके पास में वेलोसिटी होती है जिसको डिफाइन कर सकते हैं। क्यों डिफाइन कर सकते हैं, वहां पे हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी दोनों चीजें डिफाइन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमारे पास वहां पे वेव लेंथ, जो वेव बनती है, वेव बनती है, क्योंकि वो दोनों चीजें होते हैं, वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होते हैं। तो क्या वहां पे वेव बनती है, वो हमें दिखाई देती है क्या, क्या वो वेव हमें दिखाई देगी, नहीं देगी। और वेव नहीं दिखाई देगी तो क्या उसमें कितना वेवलेंथ है, क्या हम ये डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वेवलेंथ को डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्या हम उसमें एग्जैक्ट पोजीशन को एक्यूरेटली बताने की कोशिश कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं, क्योंकि वहां पे वेवलेंथ देखो है ही नहीं, जो हमें दिख ही नहीं रहा है, बहुत छोटी है वेवलेंथ, बहुत छोटी है, और बहुत छोटी है तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं।
इसीलिए हम केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही बात करते हैं। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल केवल किस पे डिफाइंड होते हैं? माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऑब्जेक्ट्स पे होते हैं। क्लियर है? अब हम यहां से एक रिलेशन देखते हैं। इन्होंने एक रिलेशन दिया और वो ये दिया कि जो पोजीशन है जिसको हम डेल्टा एक्स से इंडिकेट करते हैं, पोजीशन दैट इज डेल्टा एक्स, मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी, इन दोनों का अगर यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आता है h/4π के। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या इंडिकेट करता है? इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें भी डेल्टा इंडिकेट करता है अनसर्टेनिटी को, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स दैट इज पोजीशन अनसर्टेनिटी, दैट इज मोमेंटम अनसर्टेनिटी। किसमें? मोमेंटम में। इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू आता है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 4π के इक्वल टू या ग्रेटर देन, या तो इससे ज्यादा आएगा या फिर इसके बराबर आएगा। ठीक है? अब एक चीज देखो, ध्यान से नोटिस करने वाली, इस फॉर्मूले को अगर यदि हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, इसको ड्राइव करें, तो हमारे पास में क्या बना? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी। डेल्टा पी किसके बराबर होता है? m इंटू वी के बराबर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर होता है, कांस्टेंट होता है h/4π, वो तो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट होता है तो डेल्टा x डॉट m डेल्टा v हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π होता है। मतलब हम यहां से निकालें डेल्टा x डॉट डेल्टा v इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/m/4π। 4m π लिख सकते हो या m/4π लिख सकते हो। बात क्लियर है? ये चीज आ गई। अब एक चीज नोटिस करने वाली है, वो ये इसी फॉर्मूले में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, वो क्या बनती है? देखो, डेल्टा x डॉट डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। h मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कांस्टेंट है, 4π मेरा कांस्टेंट वैल्यू है जो कांस्टेंट है। अगर यदि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो मैं यहां से एक चीज लिख सकता हूं, डेल्टा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा p। मोमेंटम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मोमेंटम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मेरी किसी भी जगह पे मैंने एक चीज कोशिश की, और वो क्या कोशिश की? अगर यदि मैं इसमें पोजीशन में अनसर्टेनिटी को बहुत कम कर दूं, बहुत कम कैसे कर सकता हूं? बहुत कम कैसे कर सकता हूं? कि मैं उसमें वेवलेंथ को बहुत घटा दूं, तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत कम हो जाएगी। अगर यदि उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम हो गई, ये बहुत छोटी वैल्यू हो गई, तो ये मेरे पास लगातार बढ़ जाएगी। बहुत छोटी कितनी हो सकती है भाई? 0 ही तो हो सकती है भाई, बहुत छोटी 0 ही तो हो सकती है। और ये 0 कब होगा? जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब एक चीज देखो, अगर यदि ये वैल्यू छोटी हो रही है तो ये वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। इन दोनों में एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैल्यू लगातार वैल्यूड होती जा रही है। अगर यदि ये वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में चल रही है, वाइस वर्सा, जिसको हम ये कह सकते हैं वाइस वर्सा। बात क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो ये हमारे पास में कहते हैं हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जहां पे आपको इसके फॉर्मूले क्या बनते हैं उसके बारे में देखने। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π, एक तो फॉर्मूला ये बनता है, और डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/m/4π या m/4 लिख सकते हो। ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है? पहले एक बारी हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अच्छे से ध्यान से पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है? कुछ समझ नहीं आया हो तो वो चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है। ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको इसे पढ़ के देखना है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो हमारे पास में होगा इसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड, साथ में जो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ जो पढ़ा है उसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। क्या हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी है जो हमें एक्सप्लेन करता है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।